वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा लास्ट चैप्टर, जो है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले तो अगर हम देखें, हमने इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स के कर चुके हैं। एक हम कर चुके हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक हम कौन सा कर चुके हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ज्यादा पहले तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है कि जेट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसको हम चेंज करना नहीं चाहते। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें क्या होता था, ज्यादा हमें क्या चाहिए थी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो कौन सी कंडीशन होती है, जब से प्रोड्यूसर को हायर क्या होती है, हाईएस्ट प्रॉफिट होता है और वो अपनी कंडीशन को प्रॉफिट ही जनरेट करना चाहता है। अब यहाँ पे किसकी बात करें, मार्केट की बात कर रहे हैं। अब मार्केट में कौन होते हैं, हमारे कंज्यूमर भी होते हैं और दूसरी तरफ हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। क्योंकि मार्केट वो प्लेस होते हैं जिसमें बायर और सेलर इकट्ठे ही एक स्टेट में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट में ये चीज देखी थी। अब मार्केट में बायर क्या होते हैं, कंज्यूमर, दूसरी तरफ से हमारे क्या होते हैं, जो सेलर होते हैं, दैट इज नोन टू द प्रोड्यूसर। अब इन दोनों की इक्विलिब्रियम की इकट्ठी कंडीशन कौन सी होगी, दैट इज नोन टू बी द मार्केट इक्विलिब्रियम। अब इसमें पूरी एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, एक हम प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे। तो मार्केट में जितने भी अवेलेबल कंज्यूमर है और दैट इज द उनकी बात हम करें। अब कंज्यूमर किसको रिफ्लेक्ट करता है, डिमांड को। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड को। अब प्रोड्यूसर का काम होता है प्रोडक्शन करना, तो उसकी वजह से हमारी क्या होगी, मार्केट सप्लाई। इट मींस मार्केट इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए हमारे पास 2 फोर्सेस है। एक है मार्केट डिमांड जो कि कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करती है, दूसरे पास है हमारी मार्केट सप्लाई जो कि प्रोड्यूसर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। इन अदर वर्ड्स इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मार्केट फोर्सेस। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस, दैट इज द मार्केट डिमांड एज वेल द मार्केट सप्लाई। अब मार्केट डिमांड होती क्या है, दैट इज डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, जितने भी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एक ही मार्केट में जितने भी कंज्यूमर होती है उनकी डिमांड है। ऐसी मार्केट सप्लाई को क्या बोलेंगे, दैट इज सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर इन ए मार्केट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई। तो अब इसमें हम किस कंपटीशन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेलर होते हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन हमने ये देखा था मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में वो खुद प्राइस क्या कर लेते थे, डिसाइड कर रहे थे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की ऑब्लिगेशन क्या थी, जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, लेकिन जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। एक बार प्राइस कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री, और उसको फॉलो अप कौन करता है, हमारी फर्म फॉलो करती है। इन अदर वर्ड्स अगर हम जनरल सेंस में देखें तो हमने यही देखते हैं कि जो फर्म की जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर प्राइस डिसाइड की जाती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, वो कैसे होती है। और इस केस में जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम डिसाइड करेंगे, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस, किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, प्लस इक्विलिब्रियम आउटपुट, कितनी आउटपुट सेल करें जिसके कारण कंज्यूमर और प्रोड्यूसर किस प्राइस पे सेल करें, वो दोनों क्या हो, सेटिस्फाई हो। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे हमारी प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे हमारी मार्केट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये भी हमने अभी देखा है कि प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में, कि इन दोनों में कौन सा है, पॉजिटिव। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे हमारी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इट मीन्स हमारी मार्केट डिमांड, मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें मार्केट डिमांड किसके इक्वल होती है, हमारी मार्केट सप्लाई के इक्वल होती है। और इसी पॉइंट पे जो हमारी प्राइस होती है, दैट इज 3, इट इज नोन टू बी अवर इक्विलिब्रियम प्राइस। और जितनी आउटपुट होती है हमारी, ये दोनों डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, मैच हो रही है, वो हमारी क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। कितनी आउटपुट हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, 30। अगर टेबल को ओवरव्यू करें तो ऊपर की कंडीशन में देखें, जो हमारी सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड क्या है, कम है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन होगी, दिस इज नोन टू बी एक्सेस ऑफ सप्लाई। इस कंडीशन में क्या ज्यादा है, हमारी सप्लाई ज्यादा है।
अगर हम नीचे के टेबल को एनालाइज करें तो हमें क्या पता लग रहा है कि डिमांड ज्यादा है 40-50, लेकिन एज कंपेयर टू इट्स सप्लाई क्या है, कम है। इट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, एक्सेस ऑफ डिमांड। नाम से क्लियर है, एक्सेस का मतलब ज्यादा होना है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो बन गई एक्सेस सप्लाई, अगर डिमांड ज्यादा तो वो बन गई एक्सेस ऑफ डिमांड। चैप्टर बहुत इजी है, एक बेसिक फंडा बनाना है, डायग्राम की नेचर को समझना है, उसके बाद चैप्टर बहुत इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। अगर हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम इसे स्टडी करें तो ये एक्स एक्सिस में हम क्या शो करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई, या फिर हम इसमें ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, इधर वाली साइड हमारी क्या आ जाएगी, प्राइस। हमें पता है कि हमने लास्ट सेशन में देखा जो हमारी सप्लाई कर्व होती है ये हमेशा क्या होती है, अपवर्ड स्लोप होती है, क्योंकि इट इज पॉजिटिव रिलेटेड टू अवर प्राइस। उसी तरह से जो हमारी डिमांड कर्व होती है इट गोज टू बी द डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। व्हेन प्राइस इज मोर डिमांड इज लेस, व्हेन प्राइस इज लेस डिमांड इज मोर। और ई पॉइंट इज नोन टू बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस केस में जो हमारी मार्केट डिमांड है वो किसके इक्वल है, मार्केट सप्लाई के इक्वल है। दिस इज नोन टू बी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस दोनों के इंटरेक्शन से जो प्राइस हम डिसाइड कर रहे हैं दैट इज अवर ओपी, इट इज नोन टू बी इक्विलिब्रियम प्राइस। और जितनी आउटपुट हमें रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज ओ क्यू, इट इज नोन टू बी द इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये हमारा नॉर्मल किसका है, मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन का डायग्राम है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं, इसको टक करें, प्राइस को सपोज करके इंक्रीज करके फर्म ने अपनी तरफ से कितना कर दिया, P1 सपोज करो हमने कर दिया, इंडस्ट्री ने प्राइस कौन सा डिसाइड किया था, P। इस कंडीशन में ये रिफ्लेक्शन हमारी कौन सी है, सप्लाई की, ये रिफ्लेक्शन कौन सी है, हमारी डिमांड की। मतलब इस केस में जो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ये रही हमारी सप्लाई कर्व, ये रही हमारी डिमांड कर्व। तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है, एक्सेस ऑफ सप्लाई, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जब मार्केट सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड से, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ सप्लाई। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, सपोज करो फर्म ने अपनी तरफ से क्या कर दिया, प्राइस को कम करके क्या कर दिया, P2 करने की कोशिश की। तो इस केस में क्या है, ये कर्व कौन सी है, मार्केट डिमांड की, ये कौन सी है, मार्केट सप्लाई की। इट मींस मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन अवर मार्केट सप्लाई। ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, एक्सेस ऑफ डिमांड की। चाहे हमारी इकोनॉमी में, चाहे हमारी इंडस्ट्री में, चाहे हमारी फर्म में एक्सेस सप्लाई की कंडीशन हो या एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो, फोर्सेस इस वे से अपने आप एक्ट अपॉन करेंगे कि वापिस से जो प्राइस है वो स्टेबिलिटी कहाँ पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस पे। सपोज करो हम फर्स्ट कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस ऑफ सप्लाई की। सपोज करो इकोनॉमी में सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड क्या बहुत कम है, इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत ज्यादा सरप्लस बना हुआ है। अब कोई भी प्रोड्यूसर है जब उसके पास बल्क में स्टॉक क्लियर के होता है तो वो क्या होता है, उसका फर्स्ट मोटिव क्या होता है, अपने स्टॉक को क्लियर आउट करना। उसके लिए वो चाहे जो मर्जी करे, वो प्रोडक्शन क्या कर देगा, प्रोडक्शन मस्ट बी इन दिस केस क्लोज्ड हो जाएगी, जिसके कारण प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब सप्लाई बहुत ज्यादा अबंडेंस में होती है तो हम प्राइस को चाहे कम प्राइस में भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, प्रोड्यूसर करना चाहेगा, प्राइस कम होगी। अब प्राइस और यहाँ पे एक्टिव क्या होती है, हमारी डिमांड। हमें पता है प्राइस और डिमांड कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन। जहां पे प्राइस कम हुई नहीं वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। डिमांड ने क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना शुरू हो गया, वो क्या करना शुरू होगी, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी शुरू होगी। नेट इफेक्ट, अब प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट, जिसके कारण प्राइस ने क्या करना शुरू कर दिया, फॉल करना शुरू कर दिया, और डिमांड ने क्या करना शुरू कर दिया, राइज करना शुरू कर दिया। वो कब तक राइज करती जाएगी, जब तक कि एग्रीगेट हमारी इक्विलिब्रियम डिमांड, मार्केट डिमांड किसकी इक्वल नहीं हो जाती, मार्केट सप्लाई की इक्वल नहीं हो जाती इवेंचुअली। इस वजह से अपने आप हमारी इंडस्ट्री, हमारी फर्म एक्ट अपॉन करेगी कि हम वापस इसी कंडीशन में वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम एक्सेस डिमांड की करते हैं, इनकी इंप्लीकेशन क्या हो जाएगी। अब डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, जिसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी। अब शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए सप्लाई को इंक्रीज करना जरूरी होता है, लेकिन सप्लाई एकदम से इंक्रीज नहीं की जा सकती। सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज है तो इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई
प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप हो गया, इनडायरेक्ट, और इसका अल्टीमेटली अफेक्ट क्या होएगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज है और सप्लाई ने क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना, जिस चीज की हम डिमांड है उसको हमें पता है प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट, सप्लाई इंक्रीज करना शुरू होगी। अब यहाँ पे डिमांड क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली वी गोइंग टू बी डिक्रीज, हम डिमांड को क्या करना शुरू करेंगे, डिक्रीज। अब प्राइसेस इंक्रीज करना शुरू होगी, किस पॉइंट तक इंक्रीज करेगी, जब तक ये वाली वापस कंडीशन स्टेब्लिश नहीं होती। डिमांड को क्या करना शुरू करेंगे, कम कम करना शुरू करेंगे। डिमांड जैसे कम होती रहेगी प्राइस वैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी सप्लाई बढ़ती जाएगी। जी है, इनके इम्प्लीकेशन कई बार ये पूछ लेते हैं कि अगर आपको पूछा भी ना जाए फिर भी आपने क्वेश्चन में एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड की इम्प्लीकेशन कैसे वो एक्ट अपॉन करेंगी इकोनॉमी, कैसे इंडस्ट्री एक्ट अपॉन होगी। इसका मतलब ये है कि फर्म अपनी मर्जी से ना ही प्राइस को हाई कर सकते हैं, ना ही प्राइसेस को वो क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। अगर वो कोशिश भी करेगी तो एक्ट अपॉन हम ऐसे करेंगे, वापिस कंडीशन में वापिस आ जाएंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो हमारा क्या है, चेंजिंग डिमांड। अगर डिमांड चेंज होती है तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे चेंज होती है। तो इट मींस अगर हम डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज चेंज कर रहे हैं तो इस केस में हमारी सप्लाई क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट्स कई बार नेट इफेक्ट को रट्टा लगाना शुरू करते हैं, नहीं, हमें सिर्फ डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, उसके बेस में हम अपनी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। जैसे ये देखें, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम क्या रख रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, इधर वाली साइड हमारी क्या आ गई, प्राइस। दिस इज अवर मार्केट सप्लाई कर्व, दिस इज अवर मार्केट डिमांड कर्व। ये हमारा क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये होगी इक्विलिब्रियम हमारी क्वांटिटी आउटपुट। अब डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दिस इज अवर डिमांड कर्व। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई तो वो क्या कर देंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड शिफ्ट होके वो MD से कहाँ पे शिफ्ट होएगी, MD1 पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही MD1 पे शिफ्ट हुई, E1 हमारा क्या बन जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसके कारण नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और हमारी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट विल इंक्रीज आवर आउटपुट एज वेल एज द प्राइस, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। अगर एक्सप्लेन करना हो, सबसे पहले वही शो करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या शो करें, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं। MS हमारी अपवर्ड स्लोप है और MD हमारी क्या है, मार्केट डिमांड डाउनवर्ड स्लोप है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। E हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, Q हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट है, EP हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। और जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड MD से इंक्रीज होकर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स इट्स राइट MD1। E1 is our new equilibrium point. At this point, OP1 is our new price and OQ1 is our new output. It means there is increase in the quantity by QQ1 and increase in the point with PP1. नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कुछ भी नहीं है, पहले हमने डिमांड को इंक्रीज कर दिया था, फिर हमने डिमांड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ये हमारी सप्लाई कर्व है, ये हमारी कौन सी डिमांड कर्व। ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पी प्राइस है, क्यू हमारी की क्वांटिटी। जैसे डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट। कहाँ पे आ गए हम, MD1 पे। ये हमारी सप्लाई कर्व है। E1 हमारा क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OP न्यू प्राइस है 1, और इसका मतलब हमारी प्राइस पहले से क्या हो रही है, कम हो रही है, इट गोज टू बी द डिक्रीज। नेक्स्ट है, कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, इनमें तो हमारी नॉर्मल हमारी सप्लाई कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है जैसे कि होती है। लेकिन अगर हमारी सप्लाई कर्व क्या होगी, इन्फिनिटी। हमने कल के लास्ट थ्योरी ऑफ सप्लाई में देखा था कि जो हमारी अगर हमारी सप्लाई कर्व इन्फिनिटी होती है, मतलब इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक, तो उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू अवर एक्स एक्सिस। लेकिन हमारी जो डिमांड कर्व है ये तो वैसे ही रहेगी, दैट इज अवर डाउनवर्ड स्लोपिंग। इज हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस इस केस में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट लाइन है। और OQ बन जाएगी हमारी आउटपुट इक्विलिब्रियम। अगर हमने इसमें दोनों केसेस देखने हैं, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कैसे इफेक्ट होगा, अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो कैसे इफेक्ट होगा। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ये कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इट इज ड्यू टू MD1 का केस है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। E1 हमारा क्या हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट इक्विलिब्रियम, OQ1 हमारी क्या हो जाएगी, न्यू आउटपुट। इट मीन्स आउटपुट विल बी इंक्रीज बाय QQ1। अगर हम डिमांड डिक्रीज करते हैं
डिमांड डिक्रीज होने के कारण वो कौन सी शिफ्ट हो जाएगी, टूवर्ड्स द बैकवर्ड शिफ्ट। जब बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, MD2 पे। और हमारा E2 क्या हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हमारी आउटपुट विल बी डिक्रीज्ड बाय Q2 एंड Q। पहले कौन सी थी, Q, अब क्या हो जाएगी Q2 एंड Q। इन दिस केस प्राइस विल रिमेन्स द फिक्स्ड। प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, प्राइस कितनी है हमारी, OP है, लेकिन सिर्फ शिफ्टिंग किस में हो रही है, हमारी क्वांटिटी में हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हमारी जो सप्लाई कर्व होती है वो क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा। अगर हमारी सप्लाई कर्व इन इलास्टिक है तो हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा। ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी सप्लाई कर्व। हमारी डिमांड कर्व क्या है, वंस अगेन दैट इज अवर डाउनवर्ड स्लोपिंग। E विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट, P हमारा क्या बन जाएगा, प्राइस। लेकिन अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो हमारी कौन सी शिफ्ट है, फॉरवर्ड शिफ्ट है। तो लेकिन ये इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, E1 पे कर रही है। नेट इफेक्ट क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम डिमांड को डिक्रीज कर रहे हैं तो E2 इज हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि ये हमारी सप्लाई कर्व क्या है, इस केस में कांस्टेंट। तो प्राइस क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। इट मींस जब हमारी सप्लाई कर्व क्या थी, इलास्टिक थी, उस केस में हमारी प्राइस क्या रहती है, विल बी रिमेन द सेम, देयर विल बी ओनली चेंज इन द क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है तो उस केस में हमारी जो क्वांटिटी है डेट रिमेन्स द सेम, डेट इज द OQ। इंक्रीज डिक्रीज सिर्फ क्या हो रही है, प्राइस। इसका आंसर आपको ऐसे नहीं देना, पहले डायग्राम बना के देखना है कि कैसा इफेक्ट बन आ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर देनी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है, पहले में हमने क्या की थी, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज की थी, लेकिन अब हमारी चेंजेस कौन सी है, सप्लाई की। इट मींस अगर हमारी सप्लाई चेंज हो रही है तो इसका नेट इफेक्ट क्या है, हमारी डिमांड विल रिमेन्स द कांस्टेंट, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था। अगर हमारी डिमांड चेंज हो रही है तो हमारी सप्लाई क्या हो रही थी, कांस्टेंट रह रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को चेंजेस करेंगे। एज वी ऑल नो दिस इज अवर डिमांड कर्व, इट गोज टू बी द डाउनवर्ड स्लोपिंग और इट गोज टू बी अवर अपवर्ड स्लोपिंग। E इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, P इसकी प्राइस है, Q इसकी क्वांटिटी है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले सप्लाई कर्व को क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर सप्लाई कर्व इंक्रीज हो रही है तो ये कौन सा शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड, नीचे की तरफ, क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है। ये किस पे चलेगी, MS1 में। इंटरसेक्ट किस पे हो रही है, E1 पे हो रही है। तो इसका क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे हो रहा है, प्राइस डिक्रीज कर रही है लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है इट गोज टू बी द इंक्रीज। ये हमारे डायग्राम में रिफ्लेक्शन हो रही है। ये देखिए, ये प्राइस डिक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड क्या हो रही है, हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। उसमें क्या था, डिमांड वाले में डिमांड भी इंक्रीज हो रही थी और प्राइस भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अदर हैंड नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड डायग्राम, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई हमारी डिक्रीज आएगी, ये हमारी सप्लाई कर्व है, ये हमारी कौन सी डिमांड कर्व है। E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, P प्राइस, Q हमारी के क्वांटिटी। अब हम जब सप्लाई कर्व को डिक्रीज करेंगे तो ये कौन सा शिफ्ट आ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट टूवर्ड्स द S1। लेकिन डिमांड कर्व E1 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज बट क्वांटिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज, मतलब नेगेटिव उल्टा इफेक्ट। उसमें प्राइस डिक्रीज हो रही थी, इसमें प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये रहा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या है, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पिछले वाले में केस में क्या था, एक्सेप्शनल केस। ये एक्सेप्शनल केस आए हैं, एक्सट्रीम केस आए थे जो कि पॉसिबल कम होते हैं। उसमें हमारी सप्लाई कर्व इलास्टिसिटी से थी, लेकिन इस केस में हमारी डिमांड क्या है, इलास्टिक। जो मर्जी इलास्टिक हो, जब भी इलास्टिक की बात आती है, जो भी चीज इलास्टिक है, इट इज शोन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारी कौन सी है, ED है, सॉरी MD है, क्योंकि ये क्या हमारी मार्केट डिमांड है। दिस इज अवर सप्लाई कर्व, E इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, Q is knows to be the quantity, P is knows to be the price। सेम वे से P हमारी क्या फिक्स हो चुकी है, प्राइस फिक्स हो चुकी है। उसके बाद अगर सप्लाई कर्व को वी आर गोइंग टू बी इंक्रीज, जब भी सप्लाई कर्व को इंक्रीज कर रही है तो वो हमारी क्या होगी, S1 आ गई। तो E1 हमारा क्या आ गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जिसके कारण हमारी क्वांटिटी गोज टू बी द इंक्रीज। मीन इन दिस केस प्राइस विल रिमेन्स द सेम, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। ये कौन सा इफेक्ट है, सप्लाई के इंक्रीज होने के कारण जो हमारी सप्लाई कर्व है वो कौन सी है, S1 है। तो उसके बाद क्वांटिटी क्या इंक्रीज हो रही है, Q और Q1 के साथ। अगर हमारी सप्लाई कर्व डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है टू द S2।
तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में E2 पे कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है बाय QOQ2, बाय वी कैन से Q एंड Q2 के साथ। अब नेक्स्ट क्या है, जब ईडी हमारी क्या होती है, इक्वल टू इन इलास्टिक होती है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन किसके साथ देते हैं, डेट इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये हमारी क्या है, ईडी है। सप्लाई कर्व वही, इट विल मूव्स टुवर्ड्स द अपवर्ड स्लोप। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, पी हमारी होगी प्राइस, इसमें क्वांटिटी रहेगी हमारी फिक्स्ड। अब हम इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस को, सप्लाई को, तो ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। E1 हमारा आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस गोज टू बी द डिक्रीज बट क्वांटिटी विल रिमेन्स द सेम। उसमें क्या था, प्राइस विल रिमेन द सेम, देयर विल बी ऑन चेंज इन द क्वांटिटी। अदर इफेक्ट, अगर प्राइस को हम कम कर रहे हैं तो वो कौन सा शिफ्ट आ जाता है, बैकवर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द S1। E2 इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, प्राइस इज गोइंग टू बी द इंक्रीज टू द P2। अब देखिए इस केस में जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है, हमारी सप्लाई कर्व कौन सी, S1, E1 हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नेट इफेक्ट प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डेट इज OP1। अगर हम सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रही है, S2 हमारी न्यू सप्लाई कर्व है, शिफ्ट बैकवर्ड है, E2 हमारा क्या आंसर, नो सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। नेट इफेक्ट हमारी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टू OP2। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली चेंज, पहले क्या था, सिर्फ या तो डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी या सप्लाई हो रही थी, साइमल्टेनियसली अब जब दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों कौन, डिमांड और सप्लाई दोनों ही चेंजेस हो रही है, तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके 3 केसेस है, या तो डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। आज हम इंक्रीजिंग का केस देखेंगे, डिक्रीजिंग का केस वी विल, एक बार आप घर पे ये आपका होमवर्क है, ये आप करके देखना, बाकी हम इसको कल भी एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। पहले है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होने के केस में कैसे होगा। फर्स्ट है हमारी डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि इनमें हम सिर्फ और सिर्फ किसका केस देखेंगे, इंक्रीज का। बहुत इजी है, आप इन वर्डिंग को देख के यू डोंट गेट कंफ्यूज कि कैसे होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, ये बहुत ज्यादा इजी है, हमने कुछ भी नहीं, कर्व को ध्यान में रखना है, उनके अकॉर्डिंग हमने बस डायग्राम बना देना है। ये हमारी सप्लाई कर्व मार्केट की, ये है मार्केट की डिमांड कर्व। ई क्यों सा, ये तो हमारा जो हम इनिशियली ऑलरेडी वी हैव डन इन ऑल द डायग्राम्स। अब क्या है, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर, डिमांड में इंक्रीज ज्यादा है लेकिन सप्लाई में कम है। अगर हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे, दिस इज आवर फॉरवर्ड शिफ्ट, इसको हमने इंक्रीज थोड़ा सा क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, MD1 आ गई। लेकिन जब सप्लाई में इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट क्या है, ये M1। अब हम न्यू दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इट इज शोन बाय द डॉटर लाइन E1 पे, उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, E1 विल बी अवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट और इट गोज टू बी इंक्रीज इन प्राइस एज वेल इन द क्वांटिटी। बट इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, in change in price, increase in price is less than increase in quantity, quantity में increase ज्यादा है लेकिन प्राइस में जो हमारा increase है वो थोड़ा सा कम है, कुछ भी नहीं किया, बस डायग्राम में जो लिखा है वो हमने कर दिया पॉइंट में। नेक्स्ट है जो इंक्रीज इन डिमांड कम है, किससे, सप्लाई से, जो बोला बस वो कर देना है, दिस इज अवर सप्लाई कर्व, दिस इज अवर डिमांड कर्व, E is our equilibrium point, P is equilibrium price, Q is equilibrium quantity। अब इंक्रीज तो करना है लेकिन डिमांड में इंक्रीमेंट थोड़ा सा कम है, तो डिमांड में वी विल शो इंक्रीमेंट जस्ट लाइक हियर, दिस इज अवर न्यू डिमांड कर्व। सप्लाई में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, दिस इज अवर न्यू सप्लाई कर्व। E1 इज अवर पॉइंट इंटरेक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या था, दोनों की दोनों चीजें क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी हमारी, इसमें प्राइस इज गोइंग टू बी डिक्रीज एज वेल एज क्वांटिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज, लेकिन जो डिक्रीज इन प्राइस है इट इज लेस देन इंक्रीज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में इंक्रीज ज्यादा है लेकिन डिक्रीज इन प्राइस उसके कंपेरेटिव क्या है, कम है। नेक्स्ट है इक्वल, जितना हमारा डिमांड में चेंज हो रहा है उतना ही हमारी सप्लाई में चेंज हो रहा है, तो ये नेट इफेक्ट कैसे होगा, ये देखिए कुछ भी नहीं है, दिस इज अवर सप्लाई कर्व, दिस इज अवर डिमांड कर्व। अब दोनों को इक्वलाइजेशन, ई
इक्विलिब्रियम पॉइंट, P प्राइस, Q इज अवर क्वांटिटी। इक्वल इक्वल हमने शो करना है नियर अबाउट, ये होगी हमारी MD1 इक्वल नियर अबाउट, दिस इज अवर MS1, E1 इज अवर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, Q1 इज अवर क्वांटिटी। नियर अबाउट इसमें क्या है, प्राइस दोनों केसेस में क्या रह रही है हमारी, सेम रह रही है, लेकिन प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट, नो चेंज इन प्राइस, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है इट गोज टू बी इंक्रीज बाय Q एंड Q1। बस डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया प्रॉपर, ये दोनों के क्या है नियर अबाउट इक्वल है। ऐसे ही हमारे डिक्रीज का केस होगा, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। ये 3 केसेस हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आप ये खुद घर पे ड्रॉ ऑन करके देखना, लेकिन कल हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव